आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज थमेगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खेलेगी आखिरी दाव। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी पार्टियां आज भरेंगी आखिरी हुंकार। तो गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी और इसी को लेकर आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खेलेगी आखिरी दाव आज और शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी पार्टियां आज अपना आखिरी हुंकार भरने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर आज थमेगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आखिरी दाव आज खेलेगी। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी पार्टी आज भरेंगी आखिरी हुंकार। तो गुजरात में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को चुनाव होना है दूसरे चरण का, और इसी को देखते हुए आज गुजरात में चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। शाम 5 बजे तक ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए इस दौरान चुनावी जनसभा, रोड शो या चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उसके बाद से चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले 1 दिसंबर को 89 सीटों पर गुजरात में चुनाव हुआ था और पहले चरण का मतदान किया गया था। अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रणब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गुजरात से। उनका रुख करते हैं। प्रणब, जिस तरीके से अगर बात करें गुजरात चुनाव की, क्योंकि 89 सीटों पर तो मतदान हो चुका है, बात अगर दूसरे चरण की करते हैं तो दूसरे चरण का आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां और कितना दमखम देखने को मिल रहा है गुजरात में? तो जिस प्रकार से आज जो दूसरा पड़ाव है वो आज 5 बजे थम जाएगा जो चुनाव प्रचार है। लेकिन बीजेपी के लिए एक खास बात बता दूं कि कल जिस प्रकार से पहले चुनाव जो हुआ, पहले चरण का चुनाव जो हुआ, उनमें काफी सारा कम जो वोटिंग हुआ, उनके बदौलत जो गुजरात के जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल, वो सूरत से दौड़ते हुए है, वो गांधीनगर कमलम जो दफ्तर है बीजेपी का सबसे बड़ा, वहां पे दौड़ आए और सभी के साथ मीटिंगें स्टार्ट कर दी है कि जिस प्रकार से 2017 में जो नतीजे आए थे 99 सीट पे समेटा गया था भाजपा, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उस वक्त तो वोटिंग ज्यादा हुआ था, लेकिन इस वक्त का वोटिंग कम हुआ है जो पहले चरण का था। उनके लिए भाजपा में डर पैदा हो चुका है और लगातार मीटिंगें स्टार्ट हो चुकी है। और जो प्रधानमंत्री खुद 2 दिन से लगातार बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं 5-5, 6-6 जनसभाएं लगातार कर रहे। तो एक बात मैं आपको बताना देता हूं, तो सीधा सीधा भाजपा में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। पंकज, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रणब देखा जाए कि वोटिंग भी इस बार कम हुई है और कई दिग्गज नेता, बात अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो लगातार गुजरात दौरे पर रहे हैं, पीएम मोदी भी रहे हैं और साथ ही अमित शाह भी गुजरात दौरे पर रहेंगे पूरे दमखम के साथ। बीजेपी, बात अगर मैं और 2 पार्टियों की करूं, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, क्या लगता है कि धरातल पर कितना नजर आ रहा है उनका चुनाव प्रचार और किस तरीके से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये और भी दिलचस्प देखने को मिल सकता है? पंकज, मैं त्रिकोणीय की बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 ही पार्टी अभी आमने सामने है। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं काटते हुए अभी सिर्फ 2 पार्टी आमने सामने टक्कर ले रही है, और है भाजपा और आम आदमी पार्टी। और लोगों के, मैं आपकी जनता की बात कर दूं क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, तो लगातार जनता को एक रोष है। जिस प्रकार से नोटबंदी ले लो, GST ले लो, रोजगारी ले लो, काफी सारी दिक्कतों का सामना जनता कर रही है। दूसरी बात कर दूं कि गुजरात में जो गवर्नमेंट फैक्टर है, जो गवर्नमेंट में जॉब करने वाले हैं, जो अधिकारी है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ले लो या कहीं दूसरे और डिपार्टमेंट ले लो, जो गवर्नमेंट फैक्टर में जो सैलरी की बात बढ़ाने की हो या किसी और प्रकार का उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट लगातार भाजपा सिर्फ कागजों पे लिख कर सिर्फ वादे कर रही है। उनको जो क्लियरेशन मिलना चाहिए वो क्लियरेशन नहीं मिलते हुए ये जितने भी गवर्नमेंट फैक्टर भी इस वक्त इस चुनाव में भाजपा के सामने रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता भी
जिस प्रकार से जीएसटी है, कई जो बिजली का बिल है, काफी सारी और जो गैस सिलेंडर की बात ले लो आप, यानी कहीं कि ना प्रणब कहीं साफ तौर पर अगर हम देखें तो जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसके जो वादे किए जाते हैं वो उसके जो योजनाएं हैं वो कहीं पर भी जनता को नहीं मिलती और ना ही ये जो कार्य हैं वो धरातल पर नजर आते हैं। ये चुनावी वादे होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वादे भी खत्म हो जाते हैं। साफ तौर पर यही सब रणनीति अपना रही है क्या बीजेपी? पंकज, मैं आपको खास बता दूं कि जो घोषणा पत्र होते हैं वो सिर्फ पत्र ही रहते हैं, वो जनता तक कहीं ना कहीं पहुंचते नहीं है, क्योंकि जो वादे वो लोग लिख लिख के और सब मीडिया के सामने प्रचलित करते हैं वो जनता के पास जाने के लिए जाते ही नहीं है, और दिक्कतों का सामना जनता को हर वक्त करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं, इस सारे वादों को लेकर सामने आते हैं। जनता को लगता है चलो इस वक्त कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब चुनाव फिनिश होता है, सरकारें बन जाती है, फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही काम करता है, अपना ही स्वार्थ देखता है। जनता क्या करती है, क्या नहीं करती है, कितना दुख व्यक्त करती है, कितना दिक्कतें व्यक्त करती है, वो सिर्फ जनता ही व्यक्त करती है। पंकज, बिल्कुल प्रणब, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने चुनावी वादों की बात की है तो क्या बीजेपी को इस बार डर सता रहा है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर जगह जगह जा रही है, गुजरात में भी उन्होंने दिल्ली मॉडल की बात की, तो क्या लग रहा है कि गुजरात मॉडल पर दिल्ली मॉडल भारी पड़ सकता है? डेफिनेटली इस वक्त केजरीवाल की काफी बढ़िया चर्चा गुजरात में चल रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल तो दिखाते थे लेकिन पंजाब मॉडल भी दिखा रहे हैं, और दो सरकारों का मॉडल यहाँ पे गुजरात में दिखाते हुए कहीं ना कहीं जनता में एक पॉजिटिविटी एनर्जी आई है कि भाई चलो, एक दिल्ली में कुछ गलत हो रहा है लेकिन पंजाब में तो सही हो रहा है, लेकिन दोनों स्टेटों का देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ गुजरात की जनता है वो केजरीवाल को पॉजिटिविटी से देख रही है, और भाजपा को जिस प्रकार से जो 27 सालों में जो दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ा है, भाजपा ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस क्लियर नहीं किया, इसके लिए इस वक्त जो दूसरा जो आपको बता दूं कि कुछ नया बदलाव चाहिए, वो बदलाव लाने के लिए जनता सोच रही है। पंकज, बिल्कुल, अगर बात करें दूसरे चरण के मतदान को लेकर तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां इस दौरान शुरू हो चुकी हैं? किस तरीके से दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा? देखो, प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की जो जहां जहां भी बूथ है वहां पे सिक्योरिटी टाइट है, वहां पे प्रशासन ने काफी सारी जहां पे कोई किसी भी प्रकार का कोई गलत वहां पे हो ना जाए, इसके लिए काफी सारी तकेदारी का, वहां पे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए काफी सारी वहां पे प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन वहां पे तैनात है। चुटनी जो अधिकारी है वहां पे लगातार तैनात रहते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट ने एक खास बात वहां पे रखी है कि कहीं ना कहीं इतनी सारी पार्टियां हैं, वहां पे कोई चलिए, करते हुए बहुत बहुत प्रशासन शुक्रिया ध्यान प्रणब रख इस रही खबर है। पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी को लेकर चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने पूरे दमखम के साथ आज चुनावी मैदान में रहेगी। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। एक और बड़ी खबर सामने, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर आज शाम को जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरक्षकनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम और 4 दिसंबर को सुबह लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। तो बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है आज से, और साथ ही बता दें कि आज शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 4 दिसंबर की सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और साथ ही उनके निवारण के लिए भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए जाते हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। बीजेपी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वे जय श्री राम का नारा देते हैं क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते। राहुल का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस आला कमान पर
किए गए कटाक्ष के बाद आया है, जहां पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान की आलोचना की थी और कहा था कि कांग्रेस कभी भी राम में विश्वास नहीं करती। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जय सिया राम या जय सीताराम का अर्थ यह है कि राम और सीता एक ही हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा देती है क्योंकि वो सीता को नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को अब अपना नारा बदलना चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि सीता के बिना राम अधूरे हैं और जय सिया राम का नारा यह दिखाता है कि दोनों भगवान एक है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम सीता के लिए लड़े, हम जय सिया राम का नाम इसलिए जपते हैं क्योंकि हम महिलाओं को सीता का स्वरूप मानकर सम्मान करते हैं। सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, वो एक ही है, इसलिए हम जय सिया राम कहते हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बांग्ला बाजार से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर रेल ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया है। यह रेल ओवरब्रिज लखनऊ नगरवासियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और उपयोगी साबित होगा। यह रेल ओवरब्रिज आलमनगर, उत्तरठिया और रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ है और रेल क्रॉसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। लोकार्पण के बाद इस सेतु को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उधर यूपी में उपचुनाव जीतने के चक्कर में लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगी है। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधायकों की खरीद फरोख्त के विवादित बोल ने जहां उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं उनके करीबी सपा नेता आजम खान पर फिर से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का केस दर्ज हुआ है। इतना नहीं, उधर सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ये कहावत सटीक बैठती है समाजवादी पार्टी पर। लगता है सपा मुखिया अखिलेश यादव के ग्रह नक्षत्र सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो पार्टी का पलीता लगता नजर आ रहा है। कभी राहुल गांधी के साथ मिलकर दो लड़कों की टीम बनी तो नुकसान उठाना पड़ा, फिर बुआ बबुआ की जोड़ी बनी तो बुआ अपना फायदा करा खुद पतली गली से निकल ली, तो कभी पिता के साथ विवादों में आने से नुकसान हुआ, तो कभी चाचा शिवपाल के साथ अनबन के चलते नुकसान उठाना पड़ा। लगता है नुकसान की भरपाई पूरी नहीं हो पा रही कि फिर से समाजवादी पार्टी पर विवादों के बादल छा गए हैं। चाहे अपने ही सपा विधायक इरफान सोलंकी हो या मुलायम सिंह यादव के करीबी आजम खान हो, अखिलेश यादव अपनी पंचर साइकिल में हवा भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई बयान रूपी कील उनकी साइकिल को पंचर कर देती है। अखिलेश के करीबियों पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद अखिलेश के विवादास्पद बयान ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। अखिलेश ने रामपुर की चुनावी सभा में विधायकों की खरीद फरोख्त की खुलेआम बोली लगाकर सनसनी फैला दी, तो समाजवादी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है। अब उसी के मुखिया ने खुलेआम यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है। अखिलेश ने चुनावी रैली में कहा है कि राज्य के दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों ही सीएम बनने के मौके की तलाश में हैं, तो हम उन्हें प्रस्ताव देते हैं कि 100 विधायक हमारे पास हैं, 100 आप लेकर आओ और सीएम बन जाओ। क्या रखा है डिप्टी सीएम में? यही नहीं, अखिलेश ने बोला कि ये ऑफर उन्होंने पहले भी दिया था। नहीं सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं।
लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के विवादित बोल के बाद पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया है। अगर तनिक भी नैतिकता होगी दोबारा कभी इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। वो अपनी समाजवादी पार्टी समझते हैं जो इसमें टूट फूट, कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ एक विचारधारा के आधार पर हम काम करते हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, पदलोलुप नहीं है। हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। उनको इस प्रकार का ऑफर एक बार और एक किसी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने कहा ऐसे लोगों का ऑफर मैं ठुकराता हूं। 5 वर्ष से अधिक बीत गया है, दोबारा सरकार 37 वर्षों के बाद रिपीट हुई है। विपक्ष एक भी आरोप अभी हमारे ऊपर नहीं लगा पाया है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। ये केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, 2 विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रचंड बहुमत जीतने वाले हैं। अब जब खुद पार्टी के मुखिया जी विवादों को जन्म दे रहे हैं तो भला उनके नेता कैसे पीछे हटते। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत सपा नेता मोहम्मद आजम खान पर बिल्कुल फिट बैठती है। अक्सर अपनी बदजुबानी के चलते खासकर महिलाओं को लेकर करीब 80 मुकदमे झेल रहे आजम को सजा हो गई। 2 साल जेल की हवा खानी पड़ी, विधानसभा की सदस्यता भी चली गई, लेकिन इसके बाद भी उनका चरित्र नहीं बदला। अब फिर से आजम खान ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी। आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध कर दी। रामपुर में ही 29 नवंबर को उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी असीम रजा की जनसभा में आजम खान ने महिलाओं के प्रति अभद्र शब्द कहे थे, जिसको लेकर 2 महिलाओं ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब सुनवाते हैं आजम खान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं पिछली 4 सरकारों में मंत्री था और अगर मैं पावर का उपयोग करता तो आज जन्मे बच्चे अपनी माँ से पूछते कि माँ आजम खान से पूछो कि जन्म लेना है कि नहीं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। अब बात करते हैं अखिलेश के करीबी सपा विधायक भगोड़े इरफान सोलंकी की। तो आखिरकार पुलिस ने उनको भाई रिजवान सोलंकी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब वो कानपुर कमिश्नर दफ्तर में सरेंडर करने पहुंचे थे। इरफान सोलंकी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। पुलिस ने 8 नवंबर को इरफान और रिजवान पर एक महिला के साथ जमीनी विवाद के बाद उसका घर जलाने और दंगा करने का केस दर्ज किया था। ये केस कानपुर के जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। विधायक और उसके भाई ने उसकी करीब 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली थी और घर में आगजनी की थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि नकली नाम से दिल्ली और मुंबई में हवाई यात्रा की थी। जो जाजमऊ थाने अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 127/22, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए। दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और की जाएगी। जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केस डायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी जहां दलितों और महिलाओं की हितैषी बनने का ढिंढोरा पीटती है, वहीं उनके खुद के नेता ही ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई उनके नेता महिलाओं का सम्मान करते हैं या फिर दूसरों पर कीचड़ उछालते उछालते खुद ही कीचड़ में जा धंसे हैं। सपा मुखिया सहित उनके तमाम नेताओं के बयान और सपा की हालिया स्थिति यही साबित कर रही है। बर्बाद गुलिस्तान करने की बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। रामपुर से नदीम मियां के साथ पूजा उपाध्याय, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
और उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद की वजह है जेएनयू की दीवारों पर लिखे जातिवादी और ब्राह्मण विरोधी स्लोगन। यूं तो पहली बार भी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब जेएनयू में इस तरह के विवाद खड़े करने वाले स्लोगन कहे या लिखे ना गए हों। इससे पहले भी जेएनयू अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। 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 कभी अफजल का समर्थन तो कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे, तो कभी माँ दुर्गा का अपमान। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आए दिन विवादों में घिरी रहती है और ऐसा ही एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में हुआ है। बता दें कि जेएनयू में इस बार ब्राह्मणों और बनिया जाति को टारगेट किया गया है। यहाँ की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी स्लोगन लिखे गए हैं और स्लोगन भी ऐसे वैसे नहीं। इस स्लोगन में लिखा है ब्राह्मण भारत छोड़ो। वही स्लोगन के सामने आने के बाद जेएनयू में विवाद पैदा हो गया। इस स्लोगन से गुस्साए बीजेपी की छात्र संगठन इकाई एबीवीपी ने साजिश के पीछे लेफ्ट विंग के छात्रों का आहत होने का दावा किया है। लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले को घातक बताया। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। बता दें कि जेएनयू की दीवारों पर लिखे इस स्लोगन ने वहां की स्थिति को तनावपूर्ण कर दिया है। यहाँ की दीवारों पर लाल रंग से बड़ा बड़ा लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया हम आ रहे हैं। अगली दीवार पर एक हैशटैग के साथ लिखा है कि हम बदला लेंगे। जेएनयू की दीवारों पर एक और स्लोगन है जिसमें लिखा है देयर विल बी ब्लड, यानी कि यहाँ खून होगा। यूं तो जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है। यहाँ के विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इससे पहले भी कई बार ये यूनिवर्सिटी अपने देश विरोधी नारों को लेकर चर्चा में रह चुकी है। तो चलिए जानते हैं जेएनयू में अब तक कौन कौन से बड़े विवाद हो चुके हैं। जेएनयू का विवादों से पुराना नाता 1980 बवाल पर 86 दिन के लिए बंद हुआ था जेएनयू। 2000 पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा आयोजित। 2005 ईरान पर प्रतिबंध समर्थन करने पर पीएम का विरोध। 2010 नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जश्न। 2014 महिषासुर बलिदान दिवस मनाया। 2016 कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे। 2019 फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल। 2020 नकाबपोशों का हमला। 2022 रामनवमी पूजा और मांसाहार पर झड़प। जेएनयू के इन विवादों की लंबी लाइन देखकर पता चलता है यहाँ विवाद अपने आप नहीं बनते बल्कि पैदा किए जाते हैं। कभी जाति के नाम पर तो कभी देश विरोधी गतिविधियों के समर्थन में। यहाँ के विवादों में हमेशा ही पाकिस्तान का समर्थन देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जेएनयू में ये हिंसक और भड़काऊ स्लोगन उन दीवारों पर लिखे गए हैं जिनके साए में भारत के सबसे फेमस विश्वविद्यालय की क्लास लगती है। इस यूनिवर्सिटी की दीवारों के दायरे में हजारों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं दीवारों पर किसी ने जातिवाद का वायरस लाल रंग में फैला दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेएनयू में पढ़ाने वाले कई प्रोफेसर के चेंबर को भी निशाना बनाया गया है। चेंबर की दीवार पर नाम के सामने लिखा है गो बैक टू शाखा।
वहीं इसे देखने के बाद कॉलेज के प्रोफेसर प्रवेश कुमार ने कहा, ये जो भी हुआ है वो गलत है। हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई। फिलहाल इस मामले में जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये खबर है कि जेएनयू प्रशासन ने विवादित नारों को लेकर संबंधित विभाग के डीन से मामले की जांच और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं जेएनयू के वाइस चांसलर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की दीवारों पर इस तरह के स्लोगन वाकई देश को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवानी शर्मा। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।